नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। चाहे आप आने वाले अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जेबीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और भी हिमाचल का आने वाला एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मेनी एससीज, एसटीज एंड ओबीसी इनके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स and other backward categories person have been benefit up to December 2024 in Himachal Pradesh under the स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी। तो बोलते हैं कि ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है इसमें आवास सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो बोलते हैं दिसंबर 2024 तक हिमाचल में कितने एससी, एसटी और ओबीसी व्यक्तियों को जो है उसके तहत लाभान्वित जो है वो किया गया। ये डाटा है हमारे पास दिसंबर 2024 तक, और दिसंबर 2024 तक ये पता चलता है कि दिसंबर 2024 तक जो है वो 228, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 228 टोटल पर्संस को जो है वो इस योजना के तहत जो है वो लाभान्वित जो है वो किया गया। अब ये है क्या, ये योजना स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है क्या? अब देखो, इसमें जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को जो है वो घर बनाने के लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ये सब्सिडी दी जाती है 1,50,000 की सब्सिडी। 1,50,000 की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। यहाँ पर सरकार ने जो है वो एक कंडीशन जो है वो लगा रखी है। कंडीशन ये लगा रखी है कि ये सब्सिडी सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनकी एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 50,000 जो है वो होगी। एनुअल इनकम की क्या यहाँ पर एक जो है वो कैप लगा रखी है। एनुअल इनकम की कैप है कि उनकी इनकम जो है 50,000 से ज़्यादा जो है वो साल की नहीं होनी चाहिए, तभी उनको इस योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। उसी तरह जो है वो इस योजना के तहत जो हमारे पास 2024-25 का ईयर था उसमें जो है वो 25 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट इसके लिए किया गया था, और दिसंबर 2024 तक टोटल 228 लोगों को जो है उस योजना का जो है वो फायदा दिया गया। इतना सब आप इस योजना के बारे में याद रखें। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना आवास सब्सिडी, इसमें घर बनाने के लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस का तो कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, खासकर हिमाचल जीके का। ठीक है जी, इस वाइड एंगल से जो है हम हिमाचल जीके को कवर यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर बुल फाइटिंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल का कौन सा ऐसा मेला है, कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कि बुल फाइटिंग के लिए जो है वो जाना जाता है, जो बैल की लड़ाई के लिए जो है वो जाना जाता है। अब देखिए, हिमाचल का एक ऐसा फेयर फेस्टिवल भी है जो बुल फाइटिंग के लिए जो है वो जाना जाता है। वो बुल फाइटिंग वाला है सैर फेस्टिवल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सैर फेयर भी जो है वो उसको बोलते हैं। सैर फेयर जो है वो बुल फाइटिंग, बैलों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये होता कहाँ पर है? ये जो है वो अर्की इन सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है। एक यहाँ पर होता है अर्की में, दूसरा ये मशोबरा में भी जो है वो होता है। मशोबरा में हमने और भी जो है वो अलग अलग तरह के जो है फेयर फेस्टिवल जो है वो पढ़ रखे हैं। कौन कौन से फेयर फेस्टिवल हमने मुख्य रूप से पढ़ रखे हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, हिमाचल के फेयर फेस्टिवल में जब भी बात की गई तो शिवरात्रि मेला जो है वो आता है, ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर मेला जो है वो आता है, ये 1 असौज को जो है वो मनाया जाता है, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं। मणिमहेश यात्रा आती है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्टार्ट हो जाती है। मणिमहेश यात्रा समाप्त होती है राधा अष्टमी को। फुल्लैच फेस्टिवल आता है बाधों और असौज के महीने में, लगभग सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला जुलाई अगस्त के महीने में जो है वो मनाया जाता है, और लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और चैरवल फेस्टिवल जो है बाधों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला अभी स्टार्ट भी हुआ था, 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट होता है, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक के चलता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है, 1 ऑफ वैसाख को समाप्त हो जाता है। अगर हम मॉडर्न कैलेंडर में देखेंगे तो ये अप्रैल के महीने में सूही मेला जो है वो मनाया जाता है। रेणुका मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है, दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। ये इंटरनेशनल मेला है, 2011 में से इंटरनेशनल मेला जो है वो घोषित किया गया था। बरलाज फेस्टिवल सोलन में मनाया जाता है, बिलासपुर में मनाया जाता है, दिवाली के 2 दिन बाद ये मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला हलोग में होता है। हलोग धामी की कैपिटल किसी टाइम हुआ करती थी, और दिवाली के 2 दिन बाद ये मनाया जाता है, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। बिशु, बेसोआ, बैसाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। एक नौली मेला मनाया जाता है, ये मंडी में मनाया जाता है। काहिका मेला कुल्लू में। सोवी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी जी से संबंधित है। और घंटाल फेस्टिवल लाहौल में जो है वो जून के महीने में मनाया जाता है। थॉन फेस्टिवल लाहौल में अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। फर्स्ट स्टेट लेवल का जो लोहड़ी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है हेरिटेज विलेज प्रागपुर में, और ये 2010 से जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं जो हिमाचल में जो है वो हर साल मनाए जाते हैं, और यहाँ से इतनी बात की गारंटी है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है कवर किए गए हैं।
तो इन सब के बारे में जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, इतना आपने याद रख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं फ्रॉम विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वाज लेस एज पर सेंसस 2011। ऐसे क्वेश्चन हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन जो है वो देखे हैं कि ऐसे किसी और स्टेट के साथ कंपेयर कर कोई सा भी डाटा जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिमाचल की डेंसिटी पॉपुलेशन की जो है बात की गई है। बोलते हैं कि जनगणना 2011 की हुई, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के जनसंख्या प्रति किलोमीटर वर्ग से जो है वो कम जो था वो था। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है वो कितनी है। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी जो है वो 123 है, ये हमें पता चलता है। दूसरा, अब हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में अगर याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी थी वो थी 17 जो है वो यहाँ की डेंसिटी थी। ठीक है जी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 17 थी। मेघालय की अगर हम बात करते हैं कि मेघालय की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो 132 जो था वो थी। मेघालय के अलावा यहाँ पर मणिपुर जो है वो दिया गया है। मणिपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये 115 जो था वो थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पर सिक्किम जो है वो दिया गया है। सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो 86 जो था वो थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो था वो किस राज्य से कम था। तो किस राज्य से कम था हिमाचल का? हिमाचल का था 123। हिमाचल का मेघालय से कम था, मेघालय से कम था हिमाचल का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश से तो ज़्यादा ही था, मणिपुर से भी ज़्यादा ही था और सिक्किम से भी जो था वो ज़्यादा ही था। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में जो है वो हिमाचल को अक्सर कंपेयर यहाँ पर किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आता है जिसकी डेंसिटी जो था वो 17 थी। एक असम जो है वो आता है, असम की डेंसिटी कितनी थी? असम की डेंसिटी 398 जो था वो थी। असम के अलावा जो है वो यहाँ पर मणिपुर आता है जो कि हमने कवर कर लिया। मणिपुर के अलावा मेघालय कवर कर लिया हमने। मेघालय के अलावा मिजोरम भी जो है वो एक स्टेट जो है वो है यहाँ पर। मिजोरम की जो है वो 52 जो है वो आती है। मिजोरम की 52 जो है वो डेंसिटी है। मिजोरम के अलावा जो है नागालैंड आता है। नागालैंड की जो है वो 119 जो है वो आती है। नागालैंड की 119 डेंसिटी जो है वो आती है। सिक्किम की हमने पढ़ ली। और एक त्रिपुरा स्टेट आता है। त्रिपुरा की जो है वो 350 जो है वो डेंसिटी है। त्रिपुरा की कितनी है? त्रिपुरा की 350 जो है वो है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर है, किस स्टेट की कितनी डेंसिटी है, वो आपको बेसिक सा यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर वो आपने याद रख लिया तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन ईजिली जो है वो सॉल्व हो ही जाता है। बाकी हिमाचल की भी आप ध्यान रखें कि हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी 123 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 की जब जनगणना हुई तो हिमाचल की डेंसिटी जो था वो 109 हुआ करती थी। 2001 से पहले जब 1991 में जो था वो जनगणना हुई थी तो हिमाचल की 93 जो था वो हुआ करती थी पॉपुलेशन डेंसिटी। और 1991 से पहले जब 1981 में हुई थी तो 77 जो था वो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो हुआ करती थी। तो ये अलग अलग ईयर की भी आप ध्यान रखें, जो अलग अलग ईयर में जनगणना हुई, चाहे वो 1971, चाहे वो 1981, चाहे वो 1991, चाहे वो 2001, चाहे वो 2011। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अलोंग विद चीनी तहसील हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर टेकन आउट फ्रॉम महासू डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया था वो किन्नौर जो है वो महासू को तोड़कर ही जो था वो बनाया गया था। परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो चीनी तहसील हुआ करती थी, चीनी तहसील के साथ जो है वो रामपुर तहसील के कितने गांवों को महासू जिले से जो है वो किन्नौर में मिलाया गया था और किन्नौर जिला जो था वो बनाया गया था। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1960 में जो है वो किन्नौर जिला जो है वो बनाया गया। 1960 में महासू जिले से जो है वो चीनी तहसील अलग कर जो है वो किन्नौर नाम जो है वो रखा गया था। और किन्नौर जब नाम रखा गया था तो किन्नौर के 14 गांव जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 14 गांव जो है वो रामपुर से लिए गए थे। ठीक है, रामपुर तहसील से जो है वो 14 गांव उस टाइम लिए गए थे और किन्नौर जिले का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो हुआ था। किन्नौर की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 मई को जो था वो हुई थी। 1 मई 1960 को जो था वो किन्नौर जिले की फॉर्मेशन जो है वो होती है। किन्नौर जिले की फॉर्मेशन जब हुई थी तो आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6 नंबर का जिला जो था वो बना था। 6 नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट बना था। चलो ये भी आपको याद रह जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि किन्नौर जिले में जो है वो उस टाइम निचार, कल्पा, सांगला, ये 3 तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है वो मुरंग,
पूह और हांगरंग ये उप तहसीलें जो था वो उस टाइम यहाँ पर हुआ करती थी। तो यहाँ की तहसीलें भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है वो 3 तहसीलें हुआ करती थी, यहाँ पर उप तहसीलें भी हुआ करती थी और उप तहसीलें भी यहाँ पर 3 हुआ करती थी। और उसके बाद अलग अलग जिले जो है वो हिमाचल में जुड़ते गए। प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले जो है वो आते हैं। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र भी है। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कितनी सीटें आती हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीटें जो है वो आती हैं, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही विधानसभा सीट आती है। जो किन्नौर विधानसभा सीट है वही यहाँ पर आती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है ये कवर करती है। अगर हम बात करें किन्नौर के एरिया वगैरह की, तो किन्नौर का एरिया जो है वो कितना है, ठीक है। किन्नौर का एरिया भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। इसका एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और ये जो इसका एरिया है ये पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो बनता है। कितना बनता है? 11.50% जो है ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो बनता है। तो इतना सब आपने जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितना किन्नौर का एरिया है, कितना जो है वो कब किन्नौर जो था वो बना था और कितना % जो है ये पूरे हिमाचल का एरिया का कवर करता है। हाँ, हम पॉपुलेशन की भी बात कर रहे थे, पॉपुलेशन डेंसिटी की भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो किन्नौर की जो डेंसिटी आती है वो कितनी आती है? वो 13 यहाँ की डेंसिटी जो है वो आती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ की डेंसिटी भी जरूर आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, अभी जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो है डेट एक्सटेंड हुई है उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकें और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में इसको तब्दील कर पाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी कंप्लीट तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से रिवाइज होगी तो पेपर में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इजीली जो है वो क्लियर कट आंसर जो है वो अपना दे पाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन जो है वो हो पाएगी। ठीक है, इतना सा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, कांगड़ा जिले के बारे में हम बात करते हैं। बोलते हैं ब्यास रिवर एंटर इट एट संधोल, कि ब्यास रिवर कांगड़ा में जो है संधोल में प्रवेश करती है। बोलते हैं ब्यास रिवर एंटर इट एट हर, की ब्यास नदी जो है वो यहाँ पर हर के समीप एंटर करती है। और अगले में बोलते हैं देयर इज ओनली वन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास हेयर, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास की एक ही सहायक नदी जो है वो है। और आगे बोलते हैं देयर इज नो एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन दी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कि कांगड़ा में कोई भी एंशियंट इंस्क्रिप्शन, कोई भी प्राचीन अभिलेख जो है वो है ही नहीं। हम बात अगर ब्यास नदी की बात करते हैं कि कौन सा इनमें से सही है, तो ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा में संधोल के समीप जो है वो एंटर करती है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, ब्यास नदी की अगर हम बात करते हैं तो ब्यास नदी संधोल से जो है वो कांगड़ा में जो है वो प्रवेश करती है। ये भजौरा से जो है वो मंडी में प्रवेश करती है और मीरथल से जो है वो ब्यास जो है वो कांगड़ा को छोड़ देती है और पंजाब में जो है वो प्रवेश कर देती है। तो सिर्फ ये संधोल में, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ये संधोल में जो है वो कांगड़ा में जो है वो प्रवेश करती है। अब ये संधोल में कांगड़ा में प्रवेश जो है वो करती है, हर के साथ ये गलत हो जाएगा। और बोलते हैं कि इसकी एक ही ट्राइब्यूटरी है ब्यास की कांगड़ा में, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ब्यास की बहुत सारी जो है वो सहायक नदियां हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो इसके साथ जो है वो आकर मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कांगड़ा में ब्यास के साथ मिलती हैं। आगे बोलते हैं देयर इज नो एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन डिस्ट्रिक्ट, तो बोलते हैं कि कांगड़ा में अगर कोई प्राचीन शिलालेख अभिलेख है ही नहीं। कांगड़ा में प्राचीन अभिलेख जो है वो है जिनकी जानकारी हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है। अच्छा, ब्यास की सहायक नदियों की ही बात कर लेते हैं कि ब्यास की सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ही बात करते हैं। कांगड़ा में जो ब्यास की सहायक नदियां बनती हैं उसमें जो है बाणगंगा, बनेर आता है, बाणगंगा आती है, बनेर आती है, गज आती है, चक्की आती है, मानूनी आती है, बिनवा आती है, न्यूगल आती है। ये सारी जो है वो ब्यास की सहायक नदियां जो है वो कांगड़ा में जो है वो बनती हैं। इसके अलावा ब्यास की सहायक नदियां जैसे कि कुल्लू में भी है, पार्वती हो गया, सोलंग हो गया, मलाना हो गया, मनालसू, फोजल। मंडी में इसकी सहायक नदियां अलग से हैं जैसे कि उहल हो गया, यहाँ पर जीवनी हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, सुकेती हो गया, सोन हो गया। ये सारी यहाँ पर इसकी सहायक नदियां जो है वो बनती हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है वो इसकी सहायक नदियां जो है वो अलग अलग जो है वो बनती हैं और हर एक नदी जो है वो ब्यास के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो नहीं है, परंतु दूसरे नंबर पर ये सबसे लंबी नदी हिमाचल की आती है। ये टोटल हिमाचल में जो बहती है ये 256 किलोमीटर जो है वो बहती है और हिमाचल में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो 320 किलोमीटर जो है वो बहती है, वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी सबसे
सबसे लंबी नदी है और ब्यास नदी दूसरे नंबर पर जो है वो आती है। ब्यास नदी का जो हम वैदिक नाम जानते हैं कि वैदिक नाम क्या था, तो अर्जिका जो है वो इसका वैदिक नाम जो है वो ब्यास का जो है वो आता है। इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सानन पावर हाउस इज द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर इट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो बोलते हैं कि सानन परियोजना जो है ये ओल्डेस्ट परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, इसको कौन से ईयर में जो है वो कंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया था। तो सानन परियोजना की अगर हम बात करते हैं कि सानन परियोजना ओल्डेस्ट परियोजना है, हमने ये भी इसके बारे में पढ़ा है कि इसको लीज पर दे दिया गया था, 99 ईयर्स की लीज पर दिया गया था पंजाब सरकार को। अभी वो लीज जो है समाप्त हो गई है, उसको लेकर कोर्ट में जो है वो केस चला हुआ है। अब बोलते हैं कि ओल्डेस्ट परियोजना है तो ये बनी कब, तो ये 1932 में जो था वो बनी थी, इसको 1932 में जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सानन परियोजना के बारे में ध्यान रखिए कि जब ये परियोजना बन रही थी तो यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क क्या था कि ये जो सामान लाना है यहाँ तक इस परियोजना को बनाने के लिए, ये कैसे लाया जाए, कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो बनाते हैं। तो रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक जो था वो बिछाई गई थी। ये पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेलवे लाइन है ये तभी बिछाई गई थी ताकि इस परियोजना का सामान जो है वो यहाँ तक ईजिली जो है वो पहुँच सके। हिमाचल में अलग अलग परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो गिरी परियोजना आई। ये गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई ये पहली परियोजना है। इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग 1964 में स्टार्ट हो गई थी। 1966 में जो है वो गिरी परियोजना की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई थी और ये परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। सिरमौर जिले में स्थित है, गिरी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो किन्नौर जिले में संजय गांधी परियोजना भी आती है, इसको भाभा परियोजना भी कहते हैं और ये जो है वो एशिया की पहली जो है वो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, जो भूमिगत है। ये पहली ऐसी परियोजना जो है वो है। पार्वती परियोजना आती है, ये हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है। 2051 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। इसमें अलग अलग राज्यों का सहयोग भी हमें देखने को जो है वो मिलता है। हमें कॉल डैम परियोजना देखने को मिलती है, ये 800 मेगावाट की जो है कॉल डैम परियोजना है और ये रशिया गवर्नमेंट की सहायता से जो है वो बनाई गई है। रूस ने यहाँ पर बनाने के लिए सहायता की है। इसको बनाने वाली जो एजेंसी है कॉल डैम को, वो NTPC जो है वो इसको बनाने वाली एजेंसी है। हमें वैसे ही नाथपा जाखड़ी परियोजना देखने को मिलती है। इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो था वो बनाया गया था और इसमें वर्ल्ड बैंक ने पैसा प्रोवाइड करवाया था कि भाई तुम इस परियोजना को जो है बनाकर तैयार कर दो। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जो है वो पैसा प्रोवाइड इस परियोजना के लिए करवाता है। ठीक है, तो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो है वो कवर की, जो हिमाचल की मोस्ट इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट परियोजनाओं में से एक आती हैं, वही परियोजनाएं हमने यहाँ पर देखी। आगे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश लाइव्स इन रूरल एरिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रहती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2011 की जब जनगणना हुई तो रूरल क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का पता भी चला, वो है 89.96%। 89.96% आबादी हिमाचल की लगभग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है वो रहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, शहरी क्षेत्रों के बारे में जो है थोड़ा सा डाटा जो है वो जानते हैं कि क्या क्या डाटा जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है। चाहे वो रूरल एरिया की पॉपुलेशन हो गई, चाहे वो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन हो गई, या फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हो गई, वो सब जानेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमें पता चलता है कि 89.96% पॉपुलेशन रूरल एरिया में और 10.03 पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में जो है वो रहती है। ये हमें इन टर्म ऑफ परसेंटेज पता चलता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर यही डाटा हम बैक टू 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखते, 2001 की जनगणना के अनुसार देखते, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वो पता चला कि 90.20%, 90.20% पॉपुलेशन जो है वो रहती है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो है वो 9.80% पॉपुलेशन जो है वो रहती है, ये पता चला। अगर यही एरिया हम 1991 में देखते तो 1991 में आंकड़े कुछ और ही थे। 1991 में रूरल एरियाज में जो है वो 91.31% पॉपुलेशन रहती थी और अर्बन एरिया में जो है वो 8.69% पॉपुलेशन जो था वो रहती थी। और यही आंकड़े 1981 में अगर देखे जाते तो 1981 में पता चलता है कि 92.39% पॉपुलेशन जो है वो हमारी रूरल एरिया में रहती है और 7.6% पॉपुलेशन जो है वो हमारी रहती है अर्बन एरियाज में। तो रूरल से अर्बन की ओर जो है शिफ्टिंग डे बाय डे बढ़ ही रही है। बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? बढ़ने के पीछे का रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है वो लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। जब रोजगार की तलाश में जाते हैं तो धीरे धीरे सेटल होने की कोशिश जो है वो करते हैं कि शहरों में ही जाकर जो है वो सेटल हो लिया जाए। तो इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती
जाती है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, रूरल अर्बन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है वो भी तो पता होना चाहिए। अगर हम हिमाचल की पॉपुलेशन की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 68,64,602। ये हिमाचल की जो था वो पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल की रूरल पॉपुलेशन थी यानी कि ग्रामीण जनसंख्या थी वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 61,76,050 ये जो था वो हिमाचल की पॉपुलेशन थी रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में अगर हम देखेंगे तो वो कितनी थी? वो थी अर्बन एरिया में 6,88,552। ये अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन थी। तो अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन थी, रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन थी, उसकी परसेंटेज भी हमने देख ली। हमने ये सारा डाटा जान लिया जो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सीधे तौर पर बनाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल इज करेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आदि ब्रह्मा टेम्पल हिमाचल में जो है वो कहाँ पर आता है? आदि ब्रह्मा टेम्पल के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो कोखान में जो है वो आता है। कुल्लू के कोखान में जो है ये आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो आता है। जब भी हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा है तो हमने मंदिर, उनके आर्किटेक्ट स्टाइल, वो सब चीजें जो है वो क्लियर की हैं। तो अभी हम जानते हैं कि कुल्लू का ये जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है? ये कुल्लू के कोखान में स्थित है और ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से? पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के ही अलग अलग मंदिरों के बारे में जानते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में माता हडिम्बा देवी का मंदिर आता है, वो भी पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आता है, वो भी पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है, कुल्लू के नगर में जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो है मनु टेम्पल आता है, ये कुल्लू के मनाली में स्थित है और ये पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो त्रिगुई नारायण मंदिर जो है वो आता है, त्रिगुई नारायण मंदिर दयार में जो है वो स्थित है। त्रिगुई नारायण मंदिर दयार में जो है वो स्थित है, दयार भी कुल्लू में ही आता है और ये भी पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। कुल्लू में जो है बिजली महादेव मंदिर भी आता है, पेंट्रूफ स्टाइल में जो है बना हुआ है। कुल्लू में भजौरा मंदिर भी आता है, भजौरा मंदिर जो है वो काफी पुराना मंदिर है, शिखर स्टाइल में बना हुआ है और ये 10th सेंचुरी के आसपास जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर हमें पाल डेंसिटी का आर्ट वर्क जो है वो देखने को भी मिलता है। तो ये हम ओल्डेस्ट टेम्पल्स के बारे में इतना सा जो है वो यहाँ से ब्रीफ में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज रिटन द हिमवत। तो हिमवत ये एक किताब है, ये हिमवत किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हिमाचल के जो अलग अलग ऑथर हैं उनमें से ही जो है वो किसी के द्वारा जो है ये हिमवत किताब जो था वो लिखी गई थी। अब किसके द्वारा जो था वो लिखी गई थी ये हिमवत? तो हिमवत जो था वो निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। निकोलस रोरिक जो है वो एक रशियन पेंटर थे और इनके नाम पर एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। ये आर्ट गैलरी जो है वो बनाई गई है नगर में। नगर में इनका निवास स्थान हुआ करता था, जहां पर माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है उसे थोड़ा सा आगे चलकर ऊपर की तौर पर जो है बढ़कर ही जो है ये हमारे पास हमें ये आर्ट गैलरी जो है देखने को मिलती है, रोरिक आर्ट गैलरी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल रोरिक आर्ट गैलरी। हम बात करते हैं हिमवत किताब की और इसके अलावा जो और भी काम इनके द्वारा किए गए उन कामों की बात करते हैं। जैसे कि इनके द्वारा अबाउट ऑफ लाइट किताब भी जो है वो लिखी गई, इनके द्वारा जो है वो फ्लावर ऑफ मौर्य वर्क भी किया गया, इनके द्वारा एडामेंट काम भी किया गया, अटलाई हिमालय काम इनका था, गेट्स इनटू द फ्यूचर था, संभाला काम इनका था। संभाला काफी इंपॉर्टेंट काम था, 1930 के अकॉर्डिंग 1930 के आसपास जो था ये काम इनके द्वारा किया गया था। बाकी तो निकोलस रोरिक के बारे में आपने जान ही लिया, इंपॉर्टेंट रशियन पेंटर थे। इनके द्वारा जो है बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जिसमें ड्रॉप ऑफ लाइफ एक पेंटिंग है इनकी, बैनर ऑफ द ईस्ट इनकी पेंटिंग है ना। इनके द्वारा कल की अवतार पेंटिंग जो था वो बनाई गई थी। हिमालय के ऊपर और भी बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज गोविंद सागर। बोलते हैं लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज रिवाल्सर लेक। बोलते हैं राजा बाहू सेन ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड द परासर टेम्पल। हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक दोनों ही हैं। ये जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक हिमाचल प्रदेश में आती है, बिल्कुल सही बात है कि ये गोविंद सागर झील ही आती है। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है। गोविंद सागर लेक जो है वो ये जो बनी हुई लेक है, ये कहाँ पर बनी हुई है लेक? ये जो है वो बनी हुई है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। गोविंद सागर लेक के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टिप्पणी भी की गई थी और इनके द्वारा कहा गया था द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंस
रिप्रेजेंट इंडिया, मतलब नए भारत का मंदिर इसको कहा गया था, उभरते भारत के युग का नया मंदिर इसको कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। और सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक हमारे पास आती है, क्या वो रिवाल्सर लेक जो है वो आती है। देखिए रिवाल्सर लेक हमारे पास है, परंतु ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक नहीं है। सबसे बड़ी नेचुरल लेक हमारे पास रेणुका लेक जो है वो आती है। रेणुका लेक जो है वो कहाँ पर आती है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है और सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो आती है। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मंडी के टेम्पल के बारे में, कि मंडी का जो पराशर टेम्पल था वो राजा बाहू सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। हाँ, मंडी में भी हमें अलग अलग टेम्पल देखने को मिलते हैं, पराशर टेम्पल भी देखने को मिलता है। जो हम पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिरों की बात कर रहे थे, तो ये पराशर टेम्पल भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। अच्छा, पराशर टेम्पल पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये मंदिर जो है वो बनाया किसके द्वारा गया था, यहाँ पर तो ये पूछा गया है। तो ये पराशर टेम्पल जो है वो राजा बाणसेन के द्वारा बनाया गया था, ना कि राजा बाहुसेन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, राजा बाणसेन इसको बनाने वाले थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। राजा बाणसेन ने इसको अराउंड 1346 जो था वो कंस्ट्रक्ट जो था वो किया, 1346 के करीब जो था वो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहाँ पर नीचे चलकर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास ओनली वन ऑप्शन जो है वो सही है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ओनली वन जो है वो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट सही है, बाकी की स्टेटमेंट्स हमारे पास सही नहीं दी गई हैं। क्यों नहीं दी गई हैं और उनको कैसे सही करेंगे वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। अब यह मुझे कमेंट कर ये बताइए कि मंडी का जो भूतनाथ मंदिर था वो किसके द्वारा बनवाया गया था और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस बाउंड्री विद पंजाब। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिले आते हैं और पंजाब के साथ कितने जिले साझा करते हैं, ये हमने इससे पिछले एडिशन में ही जाना था मिशन अलाइड के, और पहला ही क्वेश्चन हमने जाना था। अभी आप कमेंट कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। पिछले वाला जो पार्ट था HPGK का वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया गया था, ये भी वहां पर PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।